आजकल आपने देखा होगा कि 498A यानी दहेज से संबंधित केसेस जो पहले महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाए गए थे, आजकल वो एज अ वेपन बनकर उभर रहे हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर महिलाएं 498A का मिसयूज करती हैं और साथ ही साथ ना केवल सिर्फ हस्बैंड को बल्कि उसकी पूरी फैमिली को इसमें हैरेस करने की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, कैसे बचा जाए इन 498A के फॉल्स केसेस से और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ना सिर्फ वो चीजें जो केस फाइल होने के बाद की जाए, इनफैक्ट आज हम वो भी चीजें डिस्कस करेंगे कि कोर्ट केस फाइल ना हो, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको देगा कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि कैसे मेंस को बचाया जाए या कैसे फीमेल्स को हैरेस किया जाए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है क्योंकि आजकल कई ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है कि कुछ महिलाएं फॉल्स केसेस फाइल करती हैं। किस तरह से हमें फॉल्स केसेस से बचना है, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन 10 पद्धतियों की या 10 टेक्निक्स की जिसके तहत हम जो फॉल्स केसेस 498A के यानी दहेज संबंधित फाइल होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी शादी होती है तो हर माता पिता अपनी बेटी को कुछ ना कुछ सामान या कुछ ना कुछ कैश या कुछ ना कुछ गोल्ड देते हैं। ये स्त्री धन कहलाता है। आप सबको ध्यान होगा कि स्त्री धन और दहेज में फर्क होता है। जहां तक स्त्री धन की बात होती है, अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी फ्यूचर में 498A की एफआईआर दर्ज की जाती है तो हमेशा, अगर फॉल्स केस फाइल करने के उद्देश्य से की जा रही है तो हमेशा आप ये पाएंगे कि बड़ा चढ़ाकर चीजें लिखी जाती है। तो क्यों ना जब भी आप शादी के समय स्त्रीधन दे रहे हैं तो एक पेपर पे उन सभी सामान को लिखा जाना चाहिए, विद फोटोग्राफ्स उसको लिए जाना चाहिए और दोनों की तरफ से यानी हस्बैंड एज वेल एज वाइफ की तरफ से उसको साइन किया जाना चाहिए, ताकि इससे एक चीज श्योर रहेगी कि फ्यूचर में भगवान ना करे कभी 498A का केस अगर आता भी है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो हमेशा इस बात की सिक्योरिटी रहेगी कभी भी कोई फॉल्स क्लेम आप पे नहीं लग सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की। जैसे ही अगर आपको लगता है कि 498A का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है आपके खिलाफ या आपको इस एंटीसिपेशन में है, आपको इस बात का भय है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आपको तुरंत अपने नजदीकी वकील से संपर्क करना चाहिए ताकि आप अपने सेशन कोर्ट में, आपके जो जिले की सेशन कोर्ट होती है, वहां पे आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत लगा सके। एक बार आपको अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल गई तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। अगर 498A की एफआईआर दर्ज हो गई है और आपको लगता है कि इस एफआईआर में बिल्कुल ही झूठे आधारों पर एफआईआर को दर्ज कराया गया है, तो आपको तुरंत ऑनरेबल हाईकोर्ट की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 482 सीआरपीसी 482 सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि एफआईआर गलत तथ्यों पे फाइल की गई है और इसका सिर्फ इंटेंशन आपकी रेपुटेशन को हार्म करना या इसके पीछे कोई और मंशा है, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट 482 की अपनी एक्साइज को पावर करते हुए उस एफआईआर को रद्द भी कर सकता है, जिसे हम कानून की भाषा में एफआईआर क्वैशिंग कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ का उल्लेख करना चाहूंगा, गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अक्सर आजकल देखा जाता है कि जब भी महिलाएं 498A का केस दर्ज कराती है तो ना केवल सिर्फ पति, इनफैक्ट सास, ससुर, ननंद, इनफैक्ट वो नंदे या वो जेठ या वो देवर जो उस एक घर में नहीं रहते हैं, उनके खिलाफ भी फाइल की जाती है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर ऐसी स्थिति है और अगर किसी भी पर्सन में अदर देन हस्बैंड के लिए स्पेसिफिक उल्लेख नहीं है कि उन्होंने कैसे हमें दहेज के लिए तंग किया, तो इस ग्राउंड पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को एफआईआर क्वैश करनी चाहिए और उन सभी को तुरंत प्रभाव से रिलीफ दिया जाना चाहिए। फोर्थ जो रिलीफ है वो मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 340 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 340 सीआरपीसी की धारा ये कहती है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी गलत तथ्यों पर या झूठे एफिडेविट पे केस फाइल हुआ है तो आप भी उस अगली पार्टी के खिलाफ सेक्शन 340 की एक एप्लीकेशन संबंधित कोर्ट में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर अगर आपको लगता है कि 498A की जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखी गई है, या जो डोमेस्टिक वायलेंस का आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है उसमें बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, या फिर 125 की जो एप्लीकेशन, जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होती है, उसमें अगर आपकी वाइफ ने कोई भी अपनी इनकम छुपाई है या आपकी इनकम को बड़ा चढ़ा के दिखाया है, यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं कि कोई भी उन्होंने ऐसी लिटिगेशन जो आपके खिलाफ गलत और असत्य आधारों पर फाइल की है, तो आपको तुरंत सेक्शन 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए।
यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहूंगा कि आपके इस लिटिगेशन डालने से इसका असर उनके उन केसेस पे पड़ता है, क्योंकि अगर आपके इस एप्लीकेशन पे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि इसका असर उन सभी केसेस पे पड़ेगा जो आपके खिलाफ गलत फाइल किए गए हैं। जब भी आपके खिलाफ 498A का मैटर फाइल हो और आपको लगता है कि यह गलत आधारों पे फाइल किया है, तो आपका जो डिफेंस होता है वो हमेशा एक ही बात पे होना चाहिए कि मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। इससे आपका केस मजबूत बनता है और इसके लिए आपको तुरंत सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यानी अगर आप हिंदू हैं तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल करें, या अगर आप दूसरे धर्मों से हैं तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एप्लीकेशन होती है, उसे आप तुरंत कोर्ट में फाइल की जानी चाहिए, ताकि आप कोर्ट के सामने इस पक्ष को रख सकें कि आपको अपनी वाइफ के साथ रहना है और आपने उसे कभी भी दहेज के लिए तंग नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि अगर असत्य आधारों पर ये एफआईआर लॉन्च हुई है या आपके खिलाफ झूठे मुकदमे डाले गए हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से संबंधित एसपी या कमिश्नर एज वेल एज आपको अपने राज्य के डीजीपी, सीएम, पीएम, जहां जहां आप कंप्लेंट लिख सकते हैं, आपको एक कंप्लेंट लिख के सभी डिपार्टमेंट को सीसी कर देना चाहिए। और अगर आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को भी पार्टी बनाया गया है जबकि आपको लगता है कि वो इस पूरे इंसिडेंट में कभी शामिल थे ही नहीं, तो उनकी तरफ से वुमेन कमीशन यानी महिला आयोग को भी लेटर लिखना चाहिए। दोस्तों, इन सभी लेटर को लिखने के बाद मेरी एक राय आपको ये रहेगी कि आपको तुरंत एक आरटीआई फाइल करनी चाहिए। आरटीआई फाइल करने से जो आप जितने रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, जितने भी आप कंप्लेंट करते हैं, उससे उसकी ट्रैकिंग हो जाती है, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन पे उनको जवाब देने की कोई बाध्यता तो नहीं है, लेकिन आपने जो आरटीआई फाइल की है उसका वो 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा। तो इन सभी कंप्लेंट फाइल करने से एक हमेशा प्रेशर क्रिएट होता है ऑपोजिट पार्टी पे, जो काफी कारगर साबित होता है। जहां तक हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास हुआ है जिसमें कुछ गलत आधारों पर फाइल हुआ है, तो आपको तुरंत सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आपको एक एप्लीकेशन मूव करी जानी चाहिए, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑर्डर गलत तरीके से लिया गया है तो आप उस ऑर्डर को ऑल्टर या अमेंड भी करवा सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको तुरंत सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 डीवी एक्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव कर देने चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ऑनरेबल कोर्ट्स कोई ऑर्डर पास करती है विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस या किसी भी तरह का, तो आपको सबसे पहले काम उसको चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज हमेशा उससे हायर कोर्ट में होती है, यानी अगर कोई ऑर्डर लैंडेड मजिस्ट्रेट ने पास किया है तो आपको सेशन कोर्ट में जाना है, या कोई ऑर्डर अगर सेशन कोर्ट ने पास किया है तो आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। अगर आप जैसे ही हायर कोर्ट में अपील करते हैं तो बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि अगर आपका केस मजबूत आधारों पर है तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। स्टे ऑर्डर का मतलब यह होता है कि नीचे के कोर्ट के ऑर्डर का कोई भी ऑपरेशनल नहीं रहेगा, यानी अगर आपको मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया गया है और आपको हायर कोर्ट से स्टे मिल गया है तो आपको किसी भी तरह की मेंटेनेंस नहीं देनी होगी। फैमिली मैटर्स में या ये जो मैट्रिमोनियल मैटर्स में हमेशा कोर्ट ट्राई करती है कि सेपरेशन के बजाय, डिवोर्स के बजाय वापस एक रिकंसिलेशन हो जाए, इसलिए इन सभी मैटर्स को हमेशा मीडिएशन में भेजा जाता है। आपको ये ट्राई करना चाहिए कि हर बार ये मैटर मीडिएशन में जाए, ताकि इससे जो फॉल्स केसेस है उसकी क्लैरिटी सामने आए, उसकी सच्चाई सामने आए। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको हर बार यही डिफेंस लेना है और आपको इसी स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना है कि मुझे मेरी वाइफ के साथ रहना है। एंड लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, अक्सर इन सभी केसेस में वाइफ जो होती है वो सबसे पहले मेंटेनेंस मांगती है, चाहे वो 125 सीआरपीसी में मांगे, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मांगे, या और यानी किसी अदर लॉ में। हमेशा कोर्ट जब भी मेंटेनेंस ग्रांट करती है तो वो इन बातों को देखती है कि फीमेल यानी वाइफ की साइड से कितनी अर्निंग है और मेल यानी हस्बैंड की साइड से कितनी अर्निंग है। तो अगर आप पहले से इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वाइफ की क्या अर्निंग है और अगर आपके पास उसके रिकॉर्ड्स हैं तो ये बहुत हद तक काम आता है। या अगर आपको ये पता रहता है कि मेरी वाइफ कितना कमाती है, तो आप हमेशा कोर्ट में जाके डिफेंस ले सकते हैं कि जो उन्होंने अपनी मेंटेनेंस पिटीशन में लिखा है वो गलत लिखा है, वो इतना ना कमाकर इतना कमाती है, अतः मुझे किसी भी तरह की मेंटेनेंस उसको देने का हक नहीं बनता। तो दोस्तों, ये कई ऐसे सारे मेजर्स थे जिन्हें हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको 498 के फॉल्स केसेस से बचाते हैं। अगेन मैं आपको एक बात कहूंगा, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जो झूठे केसेस फाइल होते हैं उसको रोका जाए, ताकि असली पीड़ित महिलाओं तक न्याय पहुंचाया जाए। मैं पूरा विश्वास करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी अगर आपको इस तरह के वीडियो को अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली बार किसी फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।